नमस्कार साथियों, चलिए इस वीडियो में मृत्युदंड कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करते हैं। मैं तुमको पीछे हटने को नहीं कह रहा हूँ नागराज, इस कुल के नाम को जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ। इस वंश को आगे बढ़ाओ, विवाह करो नागराज, ताकि अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो तक्षक राज के कुल का दीपक जलता रहे, यह वंश आगे चलता रहे। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। अभी तो मुझे सेंट्रल हॉल पहुंचना, वहां का पुरातत्व विभाग वाले मेरे इंतजार कर रहे हैं। तो विभाग वाले तुमसे क्या काम करना है? वे उस खजाने का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहते हैं जिसे मैंने सरकार को सौंपा था। प्रदर्शन कई शहरों में किया जाएगा। आज यह प्रदर्शन महानगर में हो रहा है और उन्होंने खास तौर पर मुझे उस खजाने की निगरानी के लिए कहा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आम जनता उस खजाने को खुद देख सकेगी जिसके बारे में उसे किताबों में पढ़ा है। यही सोचकर मैंने भी हामी भर दी है भारती, लेकिन इस प्रदर्शन में काफ़ी खतरा है। इसमें बेशकीमती खजाने, ऊपर न कितने अपराधियों की आंख गड़ी होगी और उनको खजाने से दूर रखना मेरा काम है। आपको अचानक नागराज के वंश का ध्यान कैसे आ गया दादाजी? इस पांडुलिपि के कारण जिसमें खजाने के साथ रखा गया है। आज मैं इसका अध्ययन करने जा रहा हूँ और इसमें तुम मेरी सहायता करोगे, क्योंकि मैं तो पांडुलिपि नहीं पढ़ सकता। जरूर दादाजी, मुझे भी जानना है कि इसमें आखिर लिखा क्या है। नागराज के जाने के थोड़ी देर बाद उसके बंगले के बाहर, मेरा यंत्र गलत संकेत नहीं दे सकता। पांडुलिपि यहाँ पर है, लेकिन ये मकान साधारण नहीं है। आम इंसान को देखने से यह एक साधारण निवास लगेगा, लेकिन यह एक जटिल तिलिस्म है। इसका निर्माण अवश्य ही वेदाचार्य ने किया है और इसमें ऐसे घुसना, अपनी मौत को बुलावा देना है। मुझे खास इंतजाम करना होगा। गुरुदेव की उंगलियां अपने शरीर की खाल में घुसकर उसको उधेड़ने लगी और फिर उस खाल पर एक खास रसायन मिश्रण के गिरते ही उस उधेड़ी खाल की कोशिकाएं सजग गति से बढ़ने लगी, बढ़कर एक मानवीय शरीर ले लिया। अब मेरा प्रतिरूप तरवाल पहले इस निवास में घुसेगा और मैं जाऊंगा इसके पीछे पीछे। अनाधिकृत प्रवेश की कोशिश करते ही इस अद्भुत बंगले में कई खतरे संकेत बदलने लगे, लेकिन हमेशा इस कक्ष पर नजर रखने वाले वेदाचार्य आज पांडुलिपियों में डूबे हुए थे। और तब सम्राट अजराज ने अपने दुश्मन देश पर चढ़ाई कर दी और उनके राज्य के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे। एक पल को भारतीय सम्राट अजराज कौन थे और यह घटना कब की है? अजराज तक्षक राग के 34वें पूर्वज थे और यह घटना लगभग 3000 वर्ष पहले की है। आने वाले खतरे सूचना तक नहीं पहुंच पा रही। गुरुदेव और तरवाल बंगले में प्रवेश करने के वाले थे। ओह अद्भुत, इस मूर्ति को तिलिस्म का प्रहरी बना गया और मुझसे इससे बचकर निकलना होगा। तरवाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी कोशिका फिर से बढ़कर उसके सिर का निर्माण कर देंगी और कटा हुआ सिर गलकर पानी बन जाएगा। दरवाजे में पहले इसी को अंदर जाने दूं। अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा खोलते गुरुदेव को चकित हो जाना पड़ा। ओह, यहाँ से तो अनेक सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है। इनमें से सिर्फ एक सीढ़ी आगे के रास्ते पर ले जाएगी, बाकी सारे नरक जाने का रास्ता दिखाएगी। पर वो सीढ़ी कौन सी हो सकती है? खैर, तरवाल के रहते मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही तरवाल ने फिर से अपना आकार धारण कर लिया। अब दूसरी सीढ़ी की जांच कर तरवाल, हमको नागपाशा का काम शुरू होने से पहले अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। खतरा धीरे धीरे वेदाचार्य और भारती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था और नागराज वहां से दूर अपने खजाने की प्रदर्शनी की निगरानी कर रहा था। हम तुम्हारे विशाल खजाने में से कुछ बेशकीमती चीजें यहाँ पर रख पाए हैं नागराज। पूरा खजाना रख पाना तो संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर वे सारे रत्न और आभूषण मौजूद है जो मुझे अद्भुत लगे। अब आओ, प्रदर्शनी के उद्घाटन का समय हो गया है। बाहर भीड़ उमड़ रही है इस खजाने को देखने के लिए। खास तौर पर ये 3 रत्न। हम सारी जांच के बावजूद भी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये किस श्रेणी के हैं। न तो ये हीरे हैं, न माणिक, न पन्ना, न रूबी। विशेषज्ञ तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये नागमणियाँ हैं जो नागों के सिर पर ही डेवलप होती है। नागराज, क्या ये सच है कि खजाना तुम्हारा है? क्या कीमत होगी इस खजाने की? इस खजाने की कीमत नागराज की मौत है। अस्थि सिर्फ के हाथों नागपाशा का मणियों को हासिल करने का प्रयास शुरू हो गया था। जब तक नागराज अस्थि सर्प से लड़ेगा तब तक मैं अंदर रखी मणियों को हासिल कर लूंगा। अस्थि सर्प नागराज को कड़ी का टक्कर दे रहा था। ओह, इसके सर्प रूपी हाथों में नुकीली हड्डियां निकली रही है जो मुझको इस होल्डिंग्स में ठोक रही है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा। नागराज आजाद हुआ, लेकिन यह भी इच्छाधारी रूप में बदलकर मुझ पर वार कर रहा है, यानी यह भी इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी रूप धारण करना, मुझे सर्प सेना का प्रयोग करना चाहिए। नागराज अस्थि सर्प से उलझा हुआ था और उधर मौके का फायदा उठाकर नागपाशा प्रदर्शन में दाखिल हो चुका था। मिल गया, यही है वो 3 रत्न दो मुझे चाहिए। मुझको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का शासक बनना है। तू भूत और भविष्य की चिंता छोड़, अपने वर्तमान की चिंता कर नागपाशा, क्योंकि तेरा भूतकाल तो हम सब जानते हैं और तेरा भविष्य काल कैद खाने में घटने वाला है। सोडंगी यानी नागराज तुझे यहाँ पर छोड़ गया है, लेकिन तेरे साथ ये कौन है? शीतनाग कुमार।
शीतनाग कुमार और हमारे रहते तू यहाँ की धूल तक नहीं ले जा सकता दोस्त। तो फिर मैं पहले तुझे धूल बना देता हूँ और फिर खजाना ले जाऊँगा। वहाँ से दूर वेदाचार्य पांडुलिपि सुनने में लीन थे और पराजित राजा सुमेरनाथ ने तक्षक राज के 21वें वंशज राजा अक्षुराज के 3 मणियाँ प्रदान की। यह मणियाँ सुमेरनाथ को भगवान शंकर ने एक रुद्र सेवक ने दी थी। इस मणियों में भूत वर्तमान और भविष्य का द्वार खोलने की शक्ति थी और इन मणियों का धारक तीनों कालों का पर राज कर सकता था। लेकिन ये द्वार तभी खुल सकते हैं जब मणियों को 3 फनधारी सर्प त्रिफना की स्वर्ण मूर्ति के सिर पर स्थापित किया जाता है। इन मणियों को मैंने भी देखा लेकिन त्रिफना सर्प की मूर्ति को कभी नहीं देखा। देखते कैसे दादाजी? इन पांडुलिपियों के अनुसार त्रिफना सर्प की मूर्ति किसी महात्मा कालदूत के पास थी और उनमें वह मूर्ति बलपूर्वक हासिल कर पाना देवताओं तक के वश की बाहर की बात थी। इसलिए वे मणियाँ खजाने में यूं ही पड़ी रही। वैसे भी अक्षुराज को 3 कालों पर शासन करने में कोई रुचि नहीं थी। कालदूत तो खैर आगे बढ़ो, फिर उसके बाद क्या हुआ? अक्षुराज के बाद राजा कौन बना? अक्षुराज के बाद उसके पुत्र महाशक्तिशाली कुंडली देव राज सिंहासन पर बैठे, परंतु जब उनका विवाह हुआ ये आवाज़, बस अब ये पांडुलिपियाँ हमको दे दो वेदाचार्य, तुम अंधे हो गए हो। लेकिन तुम्हारी पुस्तक से लगाव कम नहीं हुआ। गुरुदेव नागपाशा के गुरु, तुम अंदर कैसे आ गए? तेरी तारीफ करनी पड़ेगी वेदाचार्य, अंधा होकर भी देख सकता है। लेकिन यहाँ तक मेरे पास पहुँचकर मैंने यह सिद्ध कर दिया कि मेरी तांत्रिक ज्ञान तेरे तिलिस्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तुम हमेशा ज्ञान की तुलना में ही उलझे रहे गुरुदेव। तुमको मेरे प्रति तुम्हारी ईर्ष्या ही ले डूबेगी और इस ईर्ष्या ने तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया कि तुम राज परिवार के दुश्मन नागपाशा तक का गुरु बनना कबूल कर लिया। और मैं क्या करता? तक्षक राग के दरबार में जो स्थान मेरा होना चाहिए था उसे तूने हड़प लिया, इसीलिए नागपाशा गुरु बन गया। बस बातें बहुत हो गई, पांडुलिपियाँ मुझे दे। वेदाचार्य ने फुर्ती से दीवार के एक उभरे हिस्से को दबाया और दीवार में एक छेद नजर आने लग गया। इसमें पांडुलिपियाँ निकल सकती है तो निकाल ले तरवल। ये पांडुलिपि किसी की अमानत है गुरुदेव, तुझको मैं सिर्फ उसमें खेद दे सकता हूँ। तरवल छीन ले पांडुलिपि को। तरवल ने बिना सोचे समझे उस छेद में हाथ डाल दिया और छेद में घूमते हुए चक्र उसके हाथ का कीमा बनाने के साथ साथ उसको अपने अंदर भी खींचने लगा। तरवल को तकलीफ हो रही है भारती, इसको मुक्ति से रास्ता दिखाओ। अवश्य दादाश्री। एक एक ने बाहर निकलने के लिए जोरदार लगाते तरवल को अंदर धकेल दिया और तरवाल का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। तू तरवाल को नहीं मार सकता वेदाचार्य, तरवाल का कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता। वह फिर से अपने आकार ग्रहण कर लेगा। वह मेरा प्रतिरूप है, मेरे गुरुदेव का। यह तो मैं पहले ही समझ गया था क्योंकि इसकी और तुम्हारी मानसिक तरंगें समान थी। तुम्हारी तरवाल आकर लेगा जरूर, लेकिन मेरे चक्र उसे काटता रहेगा। तरवाल अब कभी बाहर नहीं आएगा। तरवाल की आवश्यकता तो मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए थी। तुझसे पांडुलिपियाँ लेने के काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। अब मैं तुझे इतना कर पाऊंगा कि खुद पांडुलिपि मेरे हवाले कर देगा। और सेंट्रल हॉल के बाहर ध्वंसक सर्प बेकार साबित हो रहे हैं। मैंने इस पर अपने सर्प आजमा लिए हैं। नागफनी सर्प भी इसकी कड़ी हड्डियों को काटने में समय ले रहा है। और इसकी अद्भुत शक्तियों का आखिरी राज क्या है? किसी भी दूसरे के शस्त्र के मारा नहीं जा सकता। मैं अपने पास में कोई शस्त्र रखता ही नहीं, इसलिए मैं अमर हूँ, अजय हूँ। लेकिन न तो तू अजय है और ना ही अमर है। तू मरेगा मेरे हाथ से। तभी पूरा वातावरण एक कड़कड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ तो पहले से ही दंगल का मैदान बना हुआ है और पिटने वाला शख्स खुद नागराज है। तू कौन है हडीले? यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तू वही कर रहा है जो मुझे करना था और इस काम में मेरा गुलाम यक्षराज तेरी मदद करेगा। हाँ नागराज नगीना, मैंने तो सोचा था कि खजाना लेकर चुपचाप फूट लूँगी। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे पिटते हुए। अब तुम आराम से मरते रहो, मैं तो चली खजाना लेने। अफसोस इस बात का रहेगा कि रुक कर तेरी लाश को देख नहीं पाऊँगी। इस वक्त वह नहीं है मेरे पास। अगर ये अस्थि सिर्फ नगीना का भेजा हुआ नहीं है तो यह इसको किसने भेजा? यानी नगीना के अलावा कोई और भी खजाने के पीछे पड़ा है। वह कौन हो सकता है? और ये यक्ष राक्षस गरलगोट तो तांत्रिकों के लिए देवता है, वरदान देता है इनको। इसको नगीना को अपने दास कैसे बनाया? एकदम से सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह सारा षड्यंत्र खजाने को हासिल करने के लिए रचा जा रहा है। मुझे जल्दी से लड़ाई खत्म करके खजाने तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? एक तरफ ये अस्थि सिर्फ मुझ पर वार कर रहा, दूसरी तरफ ये रक्षाज, और दोनों ही अजय हैं। इन दोनों से पीछा छुड़ाए भी तो कैसे? नागराज के सामने एक नहीं बल्कि दो मौत खड़ी थी और सेंट्रल हॉल के अंदर 2 के सामने एक मौत खड़ी थी, अमर मौत। तो जितनी तंत्र विद्या जानती है सोडांगी, उतनी तो मैं बचपन में सीख कर भी भूल चुका हूँ। असली तंत्र क्या होता है मैं तुझे ये दिखाता हूँ। तुझको सोडांगी पर घातक वार करने का दंड मैं तुझे से बर्फ का पुतला बना कर दूंगा नागपाशा। बर्फ में दफन होकर मैंने बरसों साधना की है शीतनाग। तेरी बर्फ की यह पतली सी परत
तो मेरा एक सांस की गर्मी से ही पिघल जाएगी। मैं तो तेरी शीत को झेल गया, अब तू मेरी ऊष्मा को भी झेल कर दिखा। ये तो तंत्र अग्नि का गोला है, ये मुझे झुलसा दे रहा है, मेरी शक्ति तो क्षीण हो कर रही है। ये कैचवे रखे थे नागराज ने पहरे पर, जो नागपाशा के सामने 2 पल भी टिक नहीं सके। अब मुझे मणि उठाने से कोई रोक नहीं सकता। गलत नागपाशा, मणि को मत छूना, क्योंकि वे मणियाँ उस खजाने का हिस्सा है जो अब मेरा है। ये खजाना तेरा नहीं, नागपाशा का है, नागपाशा का। नगीना, तू इस खजाने को पीछे कब छोड़ेगी? खजाना हमेशा से उसी के होते आए हैं जो उस पर कब्जा कर ले, और आज नगीना खजाने पर कब्जा करने आई है। और उसी वक्त दादाजी पर वार करने की जरूरत तेरी कैसे गुरुदेव? इसकी हर चीख के बदले तू 100 बार चीखेगा। तो अब दादा पोते मिलकर मुझसे लड़ेंगे, यानी तुम दो एक साथ ही मरना चाहते हो? ये तांत्रिक शक्ति और तिलिस्म शक्ति का मुकाबला गुरुदेव, जो जीतेगा वही जिएगा। ये तिलिस्म इंसान को पंगु बना देता है गुरुदेव। इसमें पहुंचने के बाद तू एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। तू बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। ये तूने मुझे कैसे तिलिस्म में फंसा दिया विजयाचार्य? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरी नब्ज डूब रही है, दिल की धड़कन बंद हो रही है। दादाजी, ये तो मर रहा है। नहीं, ये दुष्ट ही सही, लेकिन मैं इसकी मौत का कारण नहीं बनूंगा। इसके हाथ पकड़कर बाहर खींचो भारती। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के हाथों को वेदाचार्य और भारती ने पकड़ा, अब तुम दोनों मेरे संपर्क में आ गए हों। कैटुकी दूर प्रेक्षण यंत्र चालू करो। गुरुदेव से यंत्रों की मदद से जुड़े कैटुकी ने आदेश मिलते ही यंत्र चालू कर दिया, और गुरुदेव के साथ भारती और वेदाचार्य शरीर का एक प्रकाश सुरंग में खिंचता चला गया। और फिर गुरुदेव की गुप्त प्रयोगशाला में। यह क्या गुरुदेव, आप पांडुलिपियाँ लेने गए थे और वेदाचार्य को ले आए, और इसकी पोती भारती को भी? पांडुलिपियाँ इसके दिमाग में है कैटुकी, इसलिए जब मैं पांडुलिपियाँ हासिल न कर सकता तो इसको ले आया। नागपाशा की क्या खबर है? वे महानगर में खजाना प्राप्त करने में व्यस्त है। अभी तक उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी है, लेकिन मैं उनसे संपर्क बनाए हुए हूँ। नागपाशा को तो नहीं, लेकिन नागराज को मदद की जरूरत अवश्य थी। अभी तक तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रखा था। अगर इन दोनों में से किसी एक को रास्ते से हटा दूँ तो शायद दूसरों को हटाना का रास्ता सोच सकूंगा। ऐसा तो कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिल रहा। यक्षराज को हराना असंभव है। अस्थि सर्प मेरे किसी हथियार से नहीं मर सकता, क्योंकि इसके पास हथियार है ही नहीं। एक रास्ता सूझ रहा है। अस्तिश्रीप के पास एक हथियार तो है, उसके सिंग। जानवर अपने सिंग का प्रयोग हथियार की तरह ही करते हैं। सिंह अस्तिश्रीप के पेट में घुसता चला गया। तड़पता अस्तिश्रीप जमीन पर आ गिरा। अब मेरा मुकाबला सिर्फ यक्षराज से है, और यह मुकाबला जल्दी से जल्दी जीतना होगा, ताकि मैं नगीना को खजाना ले जाने से रोक सकूं। नागराज को यह आभास नहीं था कि नगीना को किसी और शख्स ने रोक कर रखा हुआ था। अमरनाग पाशा ने। तुम मुझसे उलझकर अपनी ज़िंदगी को आखिरी गलती कर रही है नगीना। मेरे प्रहार करने से पहले ही इसने अंकुश को मेरे हाथों से गिरा दिया। नगीना कभी गलती नहीं करती नागपाशा। मैं जो भी करती हूँ वह अपने आप सही हो जाता है। यहाँ पर मौजूद विभिन्न रत्न और मणियों के प्रभाव से मेरे यंत्र मुंड शक्ति बढ़ रही है, और इतना शक्ति तुझे नष्ट करने के लिए काफ़ी है। तू मुझे मारेगी? मुझे? अरे मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने अमृत पिया हुआ है। अमृत? वह तो रावण ने भी पिया था। अमृत उसकी नाभि में जाकर इकट्ठा हो गया था। तेरे शरीर में भी अमृत कहीं पर न कहीं इकट्ठा हो गया होगा, और नगीना अपने वारों से इस जगह का पता लगाकर तेरे शरीर में अमृत को सुखा देगी। यह सच कह रही है? ये ऐसा कर सकती है? मुझे कैटुकी की मदद लेनी होगी। कैटुकी? नागपाशा की स्थिति पर नजर रख रहे कैटुकी को तुरंत पता चल गया नागपाशा को किस चीज़ की जरूरत थी। भूत यांत्रिक तरंगे नागपाशा की तरफ दौड़ चली गई, और नागपाशा के शरीर पर एक कवच चढ़ने लगा। देख नगीना, ये परस्तर कवच है। तेरे कोई भी तांत्रिक वार इसे भेद नहीं कर सकती, लेकिन इसका प्रहार तेरी सारी हड्डियां तोड़ सकता है। अद्भुत है नागपाशा की शक्तियाँ। कोई चाल चलनी होगी, वरना नागराज का क्या भरोसा हो सकता है वह यक्षराज को भी हराकर यहाँ पर आ जाए। नगीना की हड्डियाँ तोड़ने इतना आसान नहीं है नागपाशा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कर लिया तूने अपना वार? अब देख नागपाशा परस्तर चक्र का कमाल। नगीना को संभलने का मौका नहीं मिला। परस्तर चक्र उसके शरीर को काटता चला गया। अपने तंत्र ज्ञान पर अभिमान करके नागपाशा से भिड़ने चली आई थी मूर्ख, लेकिन खुद ही काल के गाल में समा गई। अब मुझे इस भारी परस्तर कवच की आवश्यकता नहीं है। अब मैं फटाफट इन तीनों रत्नों को उठाऊं और गुरुदेव की मदद से यहाँ से अदृश्य हो जाऊं। तुझे अदृश्य होना है तो हो ले नागपाशा, लेकिन मेरे माल को अपने साथ अदृश्य मत कर। अब तू मेरा गुलाम है नागपाशा। तूने जिसका काटा था वह मेरा तांत्रिक प्रतिरूप था। मैं तो अपना अंकुश उठाने चली गई थी। अब खजाना मैं बटोरूंगी, और इसी बीच अगर तेरा भतीजा नागराज आ गया तो उसे तू रोकेगा। यह दृश्य देखकर कैटुकी चौंक उठा। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। नागराज ने अस्तिश्रीप को खत्म कर दिया, और नागपाशा को नागतंत्रिका नागिन ने अपना गुलाम बना लिया है। लगता है कि मेरी किस्मत हमारे साथ नहीं है।
पहले पांडुलिपि मेरे हाथ से निकल गई, फिर नागराज ने अजय हस्तशिल्प को ख़त्म कर दिया और अब नगीना जैसी मामूली तांत्रिक ने नागपाशा का गुलाम बना लिया। ये मणि हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। सुंदर प्रेरक यंत्र तैयार करो कुंटुकी, हम खुद जाएंगे नगीना को ख़त्म करके उन्हें मणि को लेने। नहीं गुरुदेव, यह गलती मत कीजिए, कहीं नगीना आपको भी अपना गुलाम न बना ले या फिर गुलाम बने नागपाशा को आपसे लड़वा देगी। तुम ठीक कह रहे हो, क्रोध में मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया था, पर अब क्या करें। नागपाशा जी को फिलहाल यहाँ पर बुला लेते हैं, खजाना तो फिर भी कभी न कभी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नागपाशा को बुला लो। लगभग तुरंत ही, अरे नागपाशा गायब हो रहा है, यह तो मेरा गुलाम था, मेरे आदेश के बगैर गायब हो ही नहीं सकता था। कोई और इसे गायब कर रहा है, यानी इसके साथी भी हैं। मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करके यहाँ से निकलना चाहिए, वरना अगर नागराज यहाँ आ गया तो मुझे फिर कौन बचाएगा। नागराज के फिलहाल सेंट्रल हॉल के अंदर जाने पाने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। ओह, इसके अंदर मेरे दुश्मन कालजयी का विष है जो मुझे विचलित कर रहा है, इसको रोकना होगा। यक्षराज तो शक्ति में देव कालजयी के बराबर का है, मैं इसको हराऊं भी तो कैसे। अब मैं स्वामिनी की इच्छा के अनुसार तुझे मौत दूंगा नागराज, एक भयंकर मौत। इसी वक्त नागद्वीप पर उठो और मुझे प्रणाम करो कालदूत। किसने हमारी समाधि को भंग करने का साहस किया है? नागद्वीप की साम्राज्ञी ने। नगीना, तूने साहस कैसे किया नागद्वीप पर कदम रखने का, और किस सपने में तू नागद्वीप की साम्राज्ञी बन गई? यह पदवी मुझे तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता कालदूत? नागद्वीप के सर्वा तो तुम ही हो, और आज यह पदवी तुम मुझे दोगे। हम तुझे एक पदवी देंगे जरूर नगीना, लेकिन साम्राज्य की नहीं, दिवंगत की। दिवंगत नगीना यानी वह नगीना जो मृत्यु को प्राप्त हो गई है। अपनी शक्ति पर अभिमान मत कर कालदूत, अब तेरे सामने कोई मामूली नागतंत्रिका नहीं है, बल्कि उस खजाने के स्वामिना नागिना है जिस खजाने में अद्भुत रत्न और मणियाँ शामिल है। अब यह रत्न मेरी तांत्रिक शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगा, साथ ही साथ बेशुमार स्वर्ण मुझे शक्ति दे रहा है। तू सत्य कह रही है नगीना, बिना शक्ति प्राप्त किए तू हमारे सामने आने का साहस नहीं करती, लेकिन जितना खजाना तू लेकर आई है वह हमारे नागद्वीप के खजाने का 1% भी नहीं है। एक मामूली खजाना तुझे कालदूत से बचाने की शक्ति नहीं दे सकता। मेरी चाल कामयाब रही, मैंने कालदूत का ध्यान इस अंकुश से हटाकर खजाने पर केंद्रित कर दिया है, वरना अगर ये अंकुश को ध्यान से देखता तो तुरंत समझ जाता कि ये मांत्रिक अंशुक है और इसको बेअसर करने का रास्ता ढूंढ लेता। लेकिन अब मैं अपना वार आसानी से कर सकती हूँ। अगले ही पल नगीना अंकुश से अंकुश छोड़ती है और असावधान कालदूत की पूंछ में जा दसा। अब तू मेरा गुलाम है कालदूत? हाँ स्वामिनी, हम आपके गुलाम हैं। अब नागद्वीप की सारी प्रजा को बुलाओ और उसके सामने मुझे रानी घोषित कर दो, और साथ ही साथ नागद्वीप के खजाने की चाबी भी मुझे सौंप दे। आदेश का पालन होगा स्वामिनी। नगीना अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसने खजाना भी नागराज से छीन लिया था और शायद उसकी जान भी। यक्षराज ने मुझे अजीबोगरीब जाल में फंसा दिया है। इसके अंदर न तो मैं अच्छाधारी कणों में बदल पा रहा हूँ और न ही मेरे सर्प मेरे शरीर से बाहर आ पा रहे हैं। ऐसा शायद मेरे चारों तरफ फैले विद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है। अब यह गोला सिकुड़ता रहा है और जैसे ही इसका स्पर्श मेरे शरीर से होगा मैं राख के ढेर में बदल जाऊंगा। यहीं पर मृत्युदंड कॉमिक्स खत्म होती है, लेकिन इसका अगला भाग नागद्वीप है और उसको हम जल्दी ही लेकर आएंगे। साथियों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।